आइए नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर जो है हमारा 21 24, ठीक है। गैप इसलिए है ईयर्स में क्योंकि बीच में नहीं हुआ था, कोरोना आया था ना, ठीक है, तो वो मिड सेम के बेसिस पे ऐसे चल रहा है। तो ग्रुप ए है, पहले आइए, प्रेजेंट इनकम टैक्स वाज इनेक्टेड इन विच ईयर। देखिए तो ट्रू फॉल्स नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, सीधे क्वेश्चन है, तो ऐसा भी आ सकता है। तो पढ़ के आप अच्छे से गए हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कौन सा ईयर में हुआ था? 1961। क्या बोला जाता है? इनकम टैक्स एक्ट 1961। और वो लागू हुआ था कब से? 1962, 1 अप्रैल 1960। इनकम टैक्स रूल्स इसीलिए बोला जाता है क्या? 1962 है ना। तो रूल्स का है 62, ध्यान रखिएगा, ये भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव में। और एक्ट कौन सा है? 1960। व्हाट डू यू मीन बाय प्रीवियस ईयर इन टैक्सेशन? तो अभी किए जस्ट जिसमें इनकम अर्न किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? प्रीवियस ईयर इन विच इनकम इज अर्न्ड इज कॉल्ड, ठीक है। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड इज व्हाट टाइप ऑफ इनकम? कौन सा इनकम अगर लैंड से अगर होता है किस हेड में जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है। तो इसका चैप्टर 2 में आप देखिएगा अलग अलग बना हुआ है ना। चैप्टर 2 में एक बार आइए, चैप्टर 2 देखिए, एग्रीकल्चर वाला में ये जरूरी एरिया है, पढ़ाते समय भी हम आपको बोले थे इंपॉर्टेंट पॉइंट वाला जो हेडिंग लिखा उसको टिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो लैंड से अगर हुआ है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, और बिल्डिंग से हुआ एग्रीकल्चरल बिल्डिंग से तो हाउस प्रॉपर्टी में जाता। इसको छोड़ के कोई भी अदर एग्रीकल्चरल इनकम है तो वो किसमें जाता है? पीजीपीपी में जाता है, ठीक है। चलिए हो गया, इतना काफी है। नेक्स्ट आगे, इनकम एक्रूइंग इन इंडिया इज असेसेबल फॉर व्हाट टाइप ऑफ रेसिडेंट? किस टाइप ऑफ रेसिडेंट के बेसिस को क्या करना पड़ता है? उस पर टैक्स देना पड़ता है। अगर इंडिया में इनकम अक्रू हुआ है सबको देना पड़ता है। अक्रू डीम टू अक्रू, रिसीव डीम टू रिसीव, किसके? सबके लिए है। तो हम लोग को लिखना होगा सबके लिए, ऑल टाइप्स ऑफ एसएससी, मतलब रेसिडेंट हो चाहे नॉन रेसिडेंट, ठीक है। और इंडिविजुअल का अगर पूछा जाता तो तीनों ही ऑर्डिनरली होते हैं या नॉट ऑर्डिनरली या नॉन रेसिडेंट, तीनों ही केस, मतलब सबको लगता है। क्लियर है? एजुकेशन अलाउंस इज एग्जेम्प्टेड फॉर हाउ मेनी चिल्ड्रन? दो, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज एग्जेम्पशन फॉर इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड अकाउंट? कितना है? 9.5%। एनुअल वैल्यू सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का क्या होता है? 0, ठीक है। इनकम रिसीव्ड फ्रॉम सबलेट, आप किराए पे लेते हो और किसी और को किराए पे आप दे रहे हैं, तो आपको जो इनकम उससे प्राप्त होगा किस रेट में टैक्सेबल है? अदर सोर्सेज। वेरी गुड। व्हाट लीड्स टू अराइजिंग ऑफ कैपिटल गेन? कैसे होता है कैपिटल गेन? जब हम लोग ट्रांसफर करते हैं किसका? कैपिटल एसेट का, किस पर? प्रॉफिट पर, तब होगा कैपिटल गेन। ये एक ही लाइन में आंसर देना है, एक मार्क्स का है तो हो गया। 1 से 2 लाइन में कर लेना है ना, तो हो गया एक ही लाइन में। तो प्रीवियस ईयर क्या होगा? असेसमेंट ईयर 23-24 है, तो प्रीवियस ईयर 22-23। क्लियर हो गया? अब आते हैं क्वेश्चन में, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। कोई भी दो इनकम बताइए जो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में चार्ज होता है, टैक्स लगता है। तो जो भी रिवेन्यू इनकम है परचेज सेल से, ठीक है, उससे हो गया। और प्लस हम लोग अभी एक इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी पढ़ रहे थे, किसमें आता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। लेकिन अगर मेरा बिजनेस ही है उसका तो किसमें आ जाएगा? बिजनेस वाले में। इसी तरह कुछ कुछ कंपनसेशन का एग्जांपल दिया गया है। फिर जो आप रिसीव कर रहे हैं किससे? पार्टनरशिप फर्म से, अगर आप पार्टनर हैं, ठीक है। कीमैन इंश्योरेंस वाला, ये सभी क्या है इसके अंडर है। स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन से अगर आपको प्राप्त हुआ है सिक्योरिटीज वाला में, स्पेकुलेशन वाला बिजनेस है आपका, तो भी इसमें आता है। इसी तरह खूब सारा एग्जांपल लिखा हो, वेरी इंपॉर्टेंट लिखिए कौन कौन सा इनकम इंक्लूड किया जाता है पीजीपीपी में। इसका भी कम से कम आप 10 से 15 पॉइंट आप अपने पास रखिए, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन में आएगा तो हम लिखने के पोजीशन में रहेंगे। और इसमें बोला गया 2 एक्सपेंस, इसमें बस बोला गया 2 एक्सपेंस बताइए जो फुली डिसअलाउड है। तो अभी किए थे ना डिटेल में पूरा चार्ट वाला कि डिसअलाउड वाला, उसके बारे में, ठीक है। क्लियर हो गया? तो डिसअलाउड कौन कौन सा खर्च है? जैसे इनकम टैक्स पे किए तो डिसअलाउड है, ये सब है ना, और सब की वो टैक्स है, ठीक है। और देखते हैं हम लोग कुछ टैक्सेस, मतलब जो भी रूल का है वो चार्ट हम लोग अच्छा से कर लेंगे। कंप्यूट टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर एकलव्य फॉर असेसमेंट ईयर 22, ठीक है। फॉलोइंग फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, हम लोग का याद रखना, हम लोग असेसमेंट ईयर क्या है? 23-24 इसका हम लोग, तो प्रीवियस ईयर का देख रहे हैं इसलिए अलग लिखा हुआ, लेकिन हम लोग सॉल्व करेंगे अपना असेसमेंट ईयर को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि उसका रूल्स अलग हो सकता है, हम लोग का अलग। हर ईयर का असेसमेंट ईयर का रूल्स अलग हो सकता है, तो हम लोग को जो अप्लाई होगा उसके बेसिस में हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो सैलरी, डीए, बोनस दिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन, आरपीएफ, ये सब तो इजी वाला है। 1 लाख अपना, 1,05,000 अपना है। इंटरेस्ट 10% दिए, तो 9.5% तक लगाओगे, ठीक है।
बाकी पे टैक्स लगेगा। बिग कार, कार वाला आ गया तो कार वाला जो रूल लगता है, क्लियर हो गया। मोटर कार वाला पढ़े थे ना हम लोग, फुली ऑफिशियल यूज या पर्सनल यूज या मिक्स्ड यूज, है ना। और कार किसके द्वारा प्रोवाइड किया गया है और खर्चा कौन बियर करते हैं, ये सब भी हम लोग जो देखते हैं, है ना। बिग कार स्मॉल कार का भी रूल है, दोनों के लिए अलग अलग अमाउंट्स हैं, ठीक है। तो इसमें भी वो घर पे भी रह रहे हैं, एनुअल फेयर रेंटल वैल्यू इतना है, और एम्प्लॉय मतलब फ्री में इनको दिया गया है, एम्प्लॉयर इनसे 2500 रुपये पर मंथ रेंट के रूप में चार्ज करते हैं। तो इसमें किराया पे घर लिया गया है, ये नहीं दिया हुआ है ना, बस बताया गया एनुअल फेयर रेंटल वैल्यू। तो किराया पे अगर रहता तब तो लिखा रहता इतना किराया एम्प्लॉयर देते हैं, वो तो लिखा ही नहीं हुआ है, क्लियर हो गया। तो क्या होगा, ये ज्यादा चांसेस है नोट में लिख देंगे क्या है कि घर एम्प्लॉयर का ही है, तो उसके लिए रूल अलग है ना। अपना घर अगर एम्प्लॉयर का है और वो दिए रहने के लिए तो उसके लिए रूल अलग है, और किराया पे दिए तो उसके लिए रूल अलग है ना। अलग अलग 15% ऑफ सैलरी ये सब मानते हैं हम लोग, माइनस क्या कर देंगे, जितना ये पे कर रहे हैं एम्प्लॉई जितना पे कर रहे हैं 2500 रुपये, क्लियर हो गया। पर मंथ वाला वो कैसे जाएगा। फिर मिस्टर वंशिका ओनर है 2 घर के, वो यूज कर रहे हैं रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, ठीक है। दोनों घर यहाँ पे लिखा है यूज कर रही है। फिर फेयर रेंटल वैल्यू फर्स्ट हाउस का ये है, सेकंड हाउस का अलग है। फिर म्युनिसिपल टैक्सेस दोनों का एक साथ दे दिया गया है। इंटरेस्ट इतना ये पे की है किसके लिए, फर्स्ट हाउस के लिए, ठीक है। फर्स्ट हाउस क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, और सेल्फ ऑक्यूपाइड हम लोग जानते हैं ये पे कर रही है 2,28,000, लेकिन अलाउड कितना है ईयर में 2 लाख, 2 लाख मैक्सिमम है ना। अगर डेट क्या था, डेट 99 से पार का है तो 99 से तो पार का है ही, क्लियर हो गया। तो 2 लाख तक ही अलाउड होगा। और लास्ट में इसमें लिखा है एसएससी क्या बोल रही है कि फर्स्ट हाउस को एग्जेम्पशन के पे वो ले रही है, मतलब फर्स्ट हाउस को ही वो बस क्या ट्रीट कर रही है, अपना सेल्फ ऑक्यूपाइड ट्रीट कर रही है। तो बाकी जो दूसरा घर है उसको क्या ट्रीट किया जा रहा है, लेट आउट, क्लियर हो गया। तो इनको टैक्स नहीं लगता अगर ये लाइन नहीं लिखा रहता, क्यों, क्योंकि 2 घर तक तो माफी है। लेकिन ये एक ऑप्शन एक्सरसाइज की है इनकम टैक्स में है, सेक्शन 23 सब सेक्शन 4, आपको हम कल नोट भी भेजे उसका सॉल्यूशन भी इसीलिए भेज दिए ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। और उसमें नोट हम नीचे में लिख दिए हैं कि एक सेक्शन है उसका लिंक भी आपको भेजे हैं, जिसमें लिखा हुआ है अगर कोई ये बोल देता है कि आप एक इस घर को ट्रीट कर रहे हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो दूसरा घर क्या मान लिया जाएगा, लेट आउट। तो उसमें तो लेट आउट का रूल लग जाएगा ना, मतलब उसमें टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आया। ऐसे 2 घर तक तो माफ है ना, सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो माफ है। लेकिन अगर आप बोलते हैं कि एक घर को आप ट्रीट कर ले सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो दूसरा घर ऑटोमेटिकली क्या मान लिया जाएगा, लेट आउट, और उस पर लेट आउट का नियम लग जाएगा, क्लियर है सबको। तो इसलिए इस पे टैक्स आ जाएगा इनका। तो पहला केस में तो इंटरेस्ट है, तो उसमें तो मेरा नील माइनस 2 लाख वैल्यू होगा, और दूसरा में कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगा तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे उससे, है ना, उसी हेड से माइनस करते हैं हम लोग लॉस को। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। मई 2006 में मिस्टर अक्षय ने परचेज किए गोल्ड 1585 का, वो बेच दिए 28 लाख कुछ का, और ब्रोकरेज भी पे किया 18,000। तो जो पे किए हैं आप 18,000 उसका डिडक्शन मिलता है ना, जो खर्चा लगता है बेचने में, है ना, ठीक है। 2006 में खरीदे थे, 2021 में बेचे, इंडेक्सेशन भी हो जाएगा, क्लियर है। और फिर तो ये लॉन्ग टर्म हो गया मेरा। फिर परचेज किए सिर्फ एक ही, उनके पास ये परचेज इज ओनली एक ही रेसिडेंशियल घर है जो खरीदे कब थे, अगस्त 21 में, और बेच दिए कब, फरवरी 22 में। तो शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म है ना, ठीक है। 1 साल से भी कम में बेच दिए तो, है ना। हम लोग शॉर्ट टर्म का रूल जानते हैं, 3 साल होता है, किसी में 2 साल, वो रूल के हिसाब से, ठीक है। तो इसमें तो इनका ये क्या हो गया, शॉर्ट टर्म, तो एक जगह शॉर्ट टर्म आना, ये क्या लॉन्ग टर्म। बस क्वेश्चन इतना छोटा सा है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, ये तो आधा पेज में बन जाएगा आपका, लेकिन हम लोग थोड़ा उसका रूल भी लिख देंगे, है ना, शॉर्ट टर्म किसको बोलते हैं, लॉन्ग टर्म, ताकि मेरा कुछ अच्छा मार्क्स आए प्रेजेंटेशन का, क्लियर सबको। फिर नोट और वर्किंग नोट्स भी अच्छा आप दे, ठीक है। तो थ्योरी में बहुत ज़्यादा नहीं लिखेंगे हम लोग, लेकिन कम से कम 1.5-2 पेज का थ्योरी भी लिख देंगे ताकि मार्क्स अच्छा मिले, क्लियर है, ठीक है। क्योंकि छोटा क्वेश्चन है, इसीलिए बड़ा क्वेश्चन होता तो इतना नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बताया गया है इनकम निकालना है, स्वराज का डिविडेंड रिसीव है इंडियन कंपनी से, नेट में दिया है 8950, मतलब 10% टीडीएस जो है वो कट चुका है, नेट है ना। तो 8950 इंटू क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे इसको किससे, 90% से, तो डिवाइडेड बाय 90 ऊपर 100, ठीक है। तो 9944 आएगा, हम कैलकुलेशन किए थे इसका। फिर विनिंग फ्रॉम लॉटरी अमाउंट रिसीव, टैक्स इसमें डिडक्ट कर लिया गया, 30,000 मिला कितना आपको हाथ में, 70, टोटल कितना हो जाएगा, ग्रॉस में 1 लाख, क्लियर हो गया, क्लियर है। तो इससे 1 लाख। विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम कितना है, 40,000, ये भी ऐड हो जाएगा अलग सोर्सेस में।
फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कितना रिसीव किए 10,000। क्वेश्चन में नीचे में आप देखिएगा तो इंटरेस्ट पे भी करना पड़ा, आप इसके लिए लोन लिए थे उसमें पे करना पड़ा 2500 तो लेस होगा ना 10 साल से। और कलेक्शन चार्जेस भी 2% है, तो 2% कितना अमाउंट कलेक्ट किए उसका, तो कलेक्ट तो 10,000 किए, 10,000 का 2% कितना हो गया 200, तो 10,000 आपको प्राप्त कितना हुआ 10,000 माइनस 2500 माइनस 200, क्या है ठीक है। तो इतना आपको प्राप्त हुआ है इंटरेस्ट के नाम से, तो कितना हो जाएगा 7,300। और एक फैमिली पेंशन रिसीव किए 48,000। और फैमिली पेंशन का आप लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाला में रूल देखे हैं, क्या है रूल कि 1/3 या 15,000 दोनों में से जो कम है उतना क्या हो जाता है एग्जेम्पशन, आपको डिडक्शन मिल जाएगा, उतना डिडक्शन मिल जाएगा ठीक है। तो आएगा कितना 1/3 कितना होता है 48 का 16,000 और 15,000 दोनों में से कम क्या कितना है 15, तो डिडक्शन कितना मिलेगा 15, तो 48 माइनस 15 कितना हो गया 33, तो इसका कितना जुड़ जाएगा 33, तो टोटल हम लोग जोड़ेंगे तो 1,90,244 रुपया आ जाएगा। आपको यही निकालना था बस, है ना, इनकम निकालना था तो हो गया हमारा ठीक है। तो छोटा ही है लेकिन हम लोग रूल्स और वर्किंग नोट देके थोड़ा इसको करेंगे और कुछ हम लोग और भी पढ़ के जो गए हैं कुछ कुछ लिख लेंगे, जैसे कौन कौन सा डिडक्शन अलाउड होता है अभी पढ़ते हैं डिटेल में। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का कि अगर कुछ खर्च किए तो उसका डिडक्शन मिलता है, इसके बारे में थोड़ा लिख देंगे, क्लियर है ठीक है, थोड़ा सा लिख देंगे ताकि मेरा अच्छा और भी एक क्वेश्चन में परचेज की लॉटरी टिकट्स, तो इसका लिख देंगे नोट में, इसका नहीं मिलता कोई डिडक्शन, लॉटरी में कुछ खर्चा किए हैं तो इस पे कोई डिडक्शन नहीं मिलता, वो इनकम जितना है 1 लाख वो इनकम 1 लाख आपका कहलाएगा। बस इनकम निकालना है आपको, टैक्स नहीं निकालना है ठीक है। तो पढ़ के गए टैक्स भी निकाला तो ऐसा मत करिए कि टैक्स भी निकाल देते हैं, उतना नहीं जानते, क्लियर है, जितना तक बोला गया है वही करना है और भले ही हम रूल्स और नोट्स लिख के बढ़ा देंगे ठीक है थोड़ा। फिर एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है चैप्टर 2 है, तो उसमें हम लोग पढ़े एग्रीकल्चर इनकम एंड इट्स टाइप्स, तो एंड इट्स टाइप्स आया है क्वेश्चन में, काइंड्स के बारे में लिख देंगे कितना तरह का है। कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी आपको बताना है। एग्रीकल्चर इनकम अगर आपका कितना दिया हुआ है 2 लाख और नॉन एग्रीकल्चर 8 लाख, तो निकाल देंगे वही एग्रीकल्चर वाला प्लस करके पहले एग्रीगेट इनकम पे, और फिर एग्रीकल्चर को किसके साथ नॉन एग्जेम्पशन लिमिट के साथ प्लस करके हम लोग निकालते हैं। फॉर्मूला जो है ना एग्रीकल्चर इनकम जब रहता है नॉन एग्रीकल्चर भी रहता है, तो एग्रीकल्चरल अगर नेट एग्रीकल्चर 5,000 से ज्यादा है तो 2 लाख है, 5,000 तो बहुत ज्यादा क्लियर है, और 2.5 लाख से ज्यादा नॉन एग्रीकल्चरल वाला इनकम है ना 8 लाख क्लियर है इसमें ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो अंतर है विच एग्जांपल आपको बताना है ना अंतर, मीनिंग में दोनों का अंतर है 36 महीना 12 महीना 24 महीना, ये हो गया कुछ कुछ का किसका शॉर्ट टर्म का, लॉन्ग टर्म का इसके ऊपर वाला है ना, कम पीरियड होल्ड किए तो शॉर्ट टर्म, ज्यादा किए तो लॉन्ग टर्म। और फिर क्या है इंडेक्सेशन का फायदा किसमें मिलता है लॉन्ग टर्म में मिलता है, शॉर्ट टर्म में नहीं। इसी तरह और भी कुछ कुछ डिफरेंस लिख देंगे, हम आपको नोट्स भी दे देंगे ठीक है, तो आपको उससे भी इजी होगा। फिर गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसएससीज इन रिगार्ड टू रेसिडेंस, देखिए फिर से आ गया रेसिडेंस वाला, तो शॉर्ट नोट्स में आया है मतलब कितना मार्क्स का है 7.5 मार्क्स का, तो 7.5 मार्क्स के जैसा लिखेंगे 3 पेज तक इसको समझिए क्लियर है। अलग अलग टाइप का एसएससीज क्या होते हैं वो लिख देंगे और उसका थोड़ा सा बता देंगे टैक्सेबल का ठीक है। जितना भी आपको लगे कि अगर आपके पास टाइम है सारा क्वेश्चन कर लिए तो इसको बढ़ा के लिखिए फिर अच्छा ठीक है, 3 की जगह 4 पेज कर दीजिए, क्लियर हो गया ठीक है आपके ऊपर। तो एग्जाम में असल में करना क्या चाहिए हमको कि हम जो आता है उसको करते जाए ताकि मेरे पास टाइम बचे, है ना, तो टाइम बचेगा तो जिसमें थ्योरी वाला जैसे क्वेश्चन है तो उसमें तो बढ़ा के लिखना ही रहता है हम लोग को, तो उसमें मेरे पास टाइम रहे, तो इसलिए तो उसके लिए क्या करना होगा आपको अच्छे से पढ़ना होगा, उतना कंट्रोल रहेगा आपको तब ना कि हमको आता है तब ना हम अच्छे से अपना टाइम दे पाएंगे। तो इसलिए रिवीजन अच्छे से करिएगा और प्रैक्टिस आपका हुआ रहेगा, 2-4 क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन लगभग कोशिश करिए रोज हम बना लें ताकि आपका एग्जाम आते आते स्पीड बन जाए ठीक है। और भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे ठीक है, थैंक यू।